नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सत्संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत करता है। आज हमारे बीच में एक बार फिर गुरुजी के समय की संगत, ब्लेस संगत अनिल चोपड़ा अंकल उपस्थित हैं, जो कि संगत के लिए आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिल अंकल। ओवर टू यू। जय गुरुजी एंड थैंक यू वासन अंकल, थैंक यू। जय गुरुजी चोपड़ा अंकल। एक बार फिर मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म आपका स्वागत करता है। जैसा कि हमने लास्ट मंथ अनाउंस किया था कि हर महीने आपके संगत शेयरिंग की आज्ञा गुरुजी महाराज से मिल गई है। जय गुरुजी अंकल। इससे पहले कि आप आज संगत शेयर करें, एक शुक्राना गुरुजी का महाराज जी का वचन है जो कि उन्होंने किसी सिचुएशन में बेम्पी आंटी जी को बोला था। वो वचन था, गुप्त पाठ और गुप्त दान। Even your wife or husband should not know of the part you do. Just 2 मिनट के लिए इसके ऊपर नरेट करके आप संगत शुरू करें प्लीज। जय गुरु जी। वो नरेट आप कर देंगे मेरी तरफ से, मैं फिर उसके बाद शुरू करता हूँ। अंकल मैंने तो आपको बता दिया कि गुप्त पाठ गुप्त करना चाहिए और दान भी गुप्त करना चाहिए। तो आपका जो अपना विचार है वो बता के संगत जी को आप अपनी संगत शुरू कर सकते हैं। जय गुरु जी। मैं अपना विचार बीच बीच में बोलता रहूंगा और मैं आपकी परमिशन से, गुरुजी की ब्लेसिंग से अपना सत्संग शुरू करता हूँ। हाँ जी प्लीज गो अहेड। जय गुरु जी। ठीक है। जय गुरु जी। थैंक यू वासन अंकल वंस अगेन फॉर ब्लेसिंग मी बाय गिविंग मी ऑर्डर्स ऑफ गुरुजी टू narrate my satsang once again, and it is a pleasure always. And as I said to you all last time that गुरुजी का हुक्म था मुझे कि 1000 बार अपना सत्संग सुनाना है, और वो मैं करता रहूंगा और बड़ी खुशी से करता हूँ, बहुत दिल से करता हूँ, और उससे हम सबको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो 1995 में मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया था, और वो हेपेटाइटिस बी का बहुत बुरा अटैक था। मेरा बिलिरुबिन काउंट 22 पे चला गया था, और जो बिलिरुबिन काउंट है वो अगर 12 से ज्यादा ऊपर चला जाए तो इट इज कंसिडर्ड डेंजरस टू योर लाइफ। और मेरे केस में 22 हो गया था। 1 महीने के लिए 22 रहा। जो RNR हॉस्पिटल है दिल्ली में, मिलिट्री का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उन्होंने मुझे DI लिस्ट पे डाल दिया था, यानी कि डेंजरसली इल लिस्ट। डेंजरसली इल लिस्ट का मतलब है कि बचने के चांसेस बहुत कम हैं। उस हालात में डॉक्टरों ने मुझे कह दिया था कि हमारे पास कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है ठीक करने के लिए, सिर्फ रेस्ट करना है। वो कुछ दवाइयाँ थी, लिव 52 और इसेंशियल, जिसको लिवर को थोड़ा स्ट्रेंथ दे सकती हैं, वो दे रहे थे, मगर वो दवाई कोई उसको ठीक करने का इलाज नहीं था। तो डॉक्टरों ने मुझे कह दिया था कि अगर आपके पास कोई भी ऑल्टरनेट थेरेपी करना चाहते हैं, कोई ऑल्टरनेट इलाज है, तो आप प्लीज करिए, बिकॉज हमारे पास इसका कोई हल नहीं है। तो उस हालात में मैंने तरह तरह की ऑल्टरनेट थेरेपी की। एक केरला का 1000 दाना नाम की चीज होती है, वो दाने होते हैं जड़ी बूटी के, उसको मैंने खाया। उसके बाद मैंने तरह तरह की और थेरेपीज की, कलर थेरेपी किया, मैग्नेट थेरेपी किया, गले में माला डाली, आयुर्वेदिक किया, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सब कुछ मैं पैरेलली कर रहा था, मगर बिलिरुबिन काउंट बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था। तो एक दिन हमारे एक एयर मार्शल थी, उनकी वाइफ थी, वो भी एक डॉक्टर थी, और गुरुजी के साथ वो जलंधर से जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने वो मेरे पास आई को कहने लगी कि एक गुरुजी हैं हमारे, वो जलंधर से अभी दिल्ली में पहली बार उन्होंने आश्रम बनाया है ग्रेटर कैलाश में, अगर आप चाहो तो मैं आपको वहां लेके जा सकती हूँ, क्या पता गुरुजी आपको ठीक कर दे। अगर आपके अंदर ये फेथ है तो आपको जरूर फर्क पड़ेगा। तो मैंने इंस्टेंटली उनको कहा कि मैं जरूर जाऊंगा। तो वो शाम को स्टाफ कार लेके आ गई और मुझे ले गई। 8 सवा 8 बजे का टाइम था। वो ग्रेटर कैलाश में बेसमेंट में गुरुजी नए नए आए थे, उन्होंने आश्रम शुरू किया था, तब संगत भी ज्यादा नहीं थी। तो मैं वहाँ, हम तकरीबन 8:45 बजे के करीब हम वहाँ पहुंचे,
थोड़ी सी सीढ़ियां थी, 6-8 सीढ़ियां। मैं नीचे उतरा बेसमेंट में और सामने देखा कि गुरुजी बैठे हुए हैं, वो एक सिंहासन बना हुआ है, उन्होंने एक चोला पहना हुआ है और थोड़ी सी संगत थी। अबाउट 40 पीपल मस्ट बी देयर इन द हॉल दैट टाइम। और वो बीच में जो रास्ता था, मैं उसके अंदर से वॉक करके गया और मैं गुरुजी की तरफ देख ही रहा था सारा रास्ता। और मैंने, जैसे मुझको इंस्ट्रक्ट किया गया था, मैंने गुरुजी के पांव छुए और जो मैंने गुरुजी के पांव छुए तो गुरुजी ने अपना हाथ मेरे सिर पे रख दिया, फिर बाद में शोल्डर पे रखा और कहा, चोपड़ा तेनू मैं ठीक कर देता। इंस्टेंटली ही सेड कि मैं तेनू ठीक कर देता। I felt very blessed, but of course I was so confused and unsure. But he told me, "उत्थे जाके बैठ जाओ." So I went and sat down on the next to the wall so that I could rest my back. और गुरुजी ने, वो जो डॉक्टर थी वो भी मेरे साथ आके बैठ गई और चाय प्रसाद वगैरह शुरू हो गया। पर विदिन 5 मिनट्स गुरुजी ने अमृत बनाना शुरू किया। और अगर कोई नई संगत है तो मैं बता दूं कि अमृत कैसे बनाते थे कि एक सेवादार क्या खूब सारे स्टील टम्बलर्स लाता था पानी के, और उसमें गुरुजी अपनी एक सैंडलवुड की माला थी वो उसके अंदर चलाते थे, साथ में कुछ मंत्र बोलते थे और उससे वो पानी जो है अमृत बन जाता था। दैट वाज अ वे ऑफ हीलिंग। गुरुजी ने पहला ग्लास वो अमृत का मुझे दिया। उसके बाद गुरुजी और ग्लास बनाते गए, लोगों को देते रहे। जो मेरा ग्लास खत्म हुआ उन्होंने फिर मेरे को एक ग्लास दिया। ऐसे करते करते आने वाले 10-12 मिनट के अंदर उन्होंने मुझको 8 ग्लास अमृत के पिला दिए। और देखो ये जो एक एक टम्बलर पानी का पीना बहुत आसान नहीं होता। जिसकी बॉडी पहले ही बहुत वीक हो उसके लिए और भी मुश्किल होता है। एक अच्छे हेल्दी आदमी को भी 8 ग्लास पानी के पी जाना बहुत मुश्किल होता है। मगर आई मस्ट टेल यू, ऑब्वियसली गुरुजी ने कोई पावर्स अंदर डाल दी मेरे में कि मैं आराम से वो 8 के 8 ग्लास अमृत पी गया। थोड़ी देर बाद लंगर शुरू हुआ। जो मेरे साथ डॉक्टर आई थी वो बोलने लगी कि देखो मेरा फर्ज बनता है कि आपको बताऊं कि ये जो लंगर है इसमें देसी घी है, इसलिए मेडिकली आपको ये खाना नहीं चाहिए, मगर फाइनल डिसीजन ये आपकी है। तो मैंने कहा नहीं, मैं खाऊंगा। आजकल तो हम 4 जने मिलके एक थाली में लंगर खाते हैं, पर उस टाइम अभी नए नए शुरू हुए थे, गुरुजी का आय का 1 हफ्ता ही हुआ था, तो सिंगल थाली में एक एक जना खाता था, 2-2 चपाती होती थी। तो मैंने अपना खाना शुरू किया। तो जब मैं लास्ट चपाती खा रहा था तो गुरुजी मेरे पास आके खड़े हो गए। उनके हाथ में रोटियां थी और यूं मैंने खत्म किया तो उन्होंने अपने हाथ से एक और रोटी मेरे को दे दी। तो मैंने ले ली और मैंने वो भी खा ली। कुछ सब्जी दाल भी उन्होंने डलवा दी मेरी प्लेट के अंदर। तो उसके बाद जब मैंने खा लिया तो गुरुजी ने कहा मेरे को, चल चोपड़ा हम तू जा, तू फौजी आदमी है, पढ़िया लिखा है, बड़ा अफसर है तू जा हुन अपना परसों आई ते टेस्ट करा के आई फिर मैनू दसी। तो आई वेंट ऑफ नेक्स्ट डे, आई गिव माय ब्लड फॉर ब्लड टेस्ट एंड the day after that, the day I was to come back to Guruji in the evening, उस सवेरे जब रिपोर्ट आई तो उसमें मेरा बिलिरुबिन काउंट बहुत स्टीपली डाउन हो गया था। तो I knew now that I am with the person who has blessed me, and I am with the person who is beyond normal humans. He is some form of God. He is some. He has obviously some great powers with him. So फिर हम जब वापस गए तो उस दिन मेरे साथ मेरी वाइफ भी गई। वो पहले दिन नहीं जा पाई फॉर सम रीजन। और जब हम एंटर किए तो गुरुजी ने मेरी वाइफ का नाम ले लिया सीधा, कहते सुमन आंटी आ गई हैं, उस दिन नहीं आई थी, मीनिंग दैट। एंड शी सेड हाँ, ही सेड डोंट टेल मी क्यों नहीं आई सी, मैंने पता है तो क्यों नहीं आई सी। सो देन गुरुजी सेड चल मैं तेरी फाइल खोल देना है। एंड यू नो फाइल खोलना वाज टू narrate to the person some things about the person's life जो नॉर्मली किसी बाहर वाले को नहीं पता होनी चाहिए, वो होती हैं। तो 10-12 चीजें ऐसी बोल दी जो हम सब हैरान हो गए कि गुरुजी को कैसे ये सब कुछ पता है। और सारी की सारी चीजें जो उन्होंने बोली वो बिल्कुल करेक्ट थी। तो एक और चमत्कार हमने देख लिया अपने दूसरे ट्रिप में ही गुरुजी के पास आते हुए कि गुरुजी की पावर्स क्या हैं। जब मैंने बताया कि गुरुजी ये वो बहुत नीचे बिलिरुबिन काउंट आ गया है, तो ही सेड हुन देखी चल चोपड़ा अगे की हुंदा है, मींस कीप वाचिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन अहेड।
So the blessings of Guruji started. Subsequently my bilirubin count kept coming down, and one day Guruji told me कि चोपड़ा हम तेरा टेस्ट कदों है? मैं क्या गुरुजी कल है? कहते कल तेरा काउंट ना 3 होना है। मैं कहा नहीं गुरुजी, the way it has been coming down, it will be much lower, and I should be absolutely all right hereafter. तो गुरुजी से नहीं कोई गल नहीं, टेस्ट करा लिए। And you won't believe it, when I went got my test done, the count was exactly 3. Now that was a little sort of I got a little confused, and how can he predict so accurately? But as I said, obviously he had greater powers. He could see through me, he could see through my blood, he could see through much more than normal human beings can do. Then after I absolutely, in a few days later, I became absolutely normal. My, and touch wood, God has been, Guruji has been kind thereafter. I will leave this, satsang for the time being. But all I want to mention is that the day I walked into, the temple, Guruji ke mandir, मैं वहाँ पे उनके साथ for that 45 seconds while walking from the stairs towards Guruji, I had a clear focus. My eyes were all the time looking at Guruji. Guruji was looking through me. So obviously we had established some level of, contact and faith in each other. So that is how, perhaps I got cured very quickly. The second satsang, which I narrated last time, which I'm going to repeat again, is something which is happening parallelly. Another एक सत्संग और हो रहा था मेरे साथ, जब मैं आंखों देखी बात बता रहा हूँ। मैं जो भी आपको सत्संग बता रहा हूँ वो या तो मेरे साथ खुद हुए या मैंने अपनी आंखों से देखे, इसलिए मैं कोई हेयरसे वाला सत्संग नहीं बताऊंगा। तो एक मेजर जनरल थे आर्मी के, हमारे से काफी सीनियर थे, वो भी उनको जब एनुअल मेडिकल के लिए गए तो उनके हार्ट में 100% ब्लॉकेज था। और जब आरएनआर बताता है, आरएनआर उस समय में ये जहां आजकल बेस हॉस्पिटल है दिल्ली कैंट में, वो ओल्ड दिल्ली, उस दिल्ली कैंट सदर बाजार की तरफ नारायणा के पास होता था, आजकल वहां पे बेस हॉस्पिटल है। तो वहां पे वो जब एनुअल मेडिकल के लिए गए तो उनको डॉक्टर ने कहा कि आपका 100% ब्लॉकेज है और आपको शायद बाईपास कराना पड़ेगा। उस आजकल तो स्टेंट वगैरह लगा देते हैं, उस जमाने में सिर्फ बाईपास ही होता था। तो एक नया हॉस्पिटल अपोलो वालों ने बनाया था ये मथुरा रोड के ऊपर, और ये हॉस्पिटल नए डॉक्टर त्रेहन अमेरिका से अपनी एक्सपीरियंस करके आए थे और उन्होंने शुरू किया था। और तो मेजर जनरल साहब गए उनके हॉस्पिटल में, उन्होंने अपॉइंटमेंट ली, उन्होंने चेक्स किए, उन्होंने कहा हाँ आपका 100% ब्लॉकेज है, कंफर्म्ड है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के बाद आप आइएगा और इतना पैसा लगेगा वो आप हमको जमा करा दीजिएगा। उस जमाने में गवर्नमेंट कुछ पैसा देती थी, तकरीबन 1,40,000 मेरा ख्याल है वीकली, इफ आई रिमेम्बर, वो देती थी फॉर दी ऑपरेशन। जनरल साहब ने वो एडवांस ले लिया गवर्नमेंट से और जाके उधर जमा करा दिया। तो अब सारी फैमिली घबराई हुई थी, बहुत बड़ा ऑपरेशन है, सारे फैमिली के रिश्तेदार बच्चे सब इकट्ठे हो गए। नोएडा में रहते थे जनरल साहब, और उन्होंने जनरल साहब ने फैमिली वाले सब जब डिस्कस कर रहे थे तो एक फैमिली मेंबर ने कहा कि हमने सुना है कि एक गुरुजी आए हैं, वो ग्रेटर कैलाश में है, तो कह रहे हैं कि वो हील कर देते हैं। तो बहुत लोगों ने उनको सजेस्ट किया कि क्यों ना आप गुरुजी के यहाँ चले जाओ और क्या हर्ज है आप ट्राई करने के लिए। तो जनरल साहब कहने लगे नहीं नहीं, पढ़े लिखे लोग हो आप लोग, कैसी बातें करते हो, जब एक बड़े 2 अस्पतालों ने कह दिया कि हमारे को प्रॉब्लम है तो अब हम किसी के पास नहीं जाने वाले। तो 1-2 दिन और निकल गए, फिर लोगों ने बोला नहीं नहीं आपका जाने में क्या हर्ज है, अभी भी 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं ऑपरेशन के लिए, तो आप चलो। तो वो फाइनली मान गए और फैमिली के कुछ मेंबर्स आए गुरुजी के यहाँ पे और उन्होंने गुरुजी को बताया कि ऐसे ऐसे इनका हार्ट का प्रॉब्लम है। तो गुरुजी ने उनको अपने चेंबर में ले गए और बोला कि जाओ चेंबर में लेटो। फिर पान के पत्ते मंगवाए, उन्होंने उनकी चेस्ट पे लगाए, मंत्र जाप किया, कुछ मंत्र बोले गुरुजी ने,
और उसके बाद उनको 20 मिनट वहीं लेटने दिया। उसके बाद बोला कि आ जाओ, आप पत्ते वगैरह निकाल दिया और बोल दिया कि अब तुम्हारे हार्ट में ब्लॉकेज खत्म है। और ये पत्तों की ट्रीटमेंट गुरुजी, पान के पत्ते होते थे, गुरुजी कईयों के साथ मैंने उनको करते हुए देखा। तो उसके बाद उनको जनरल साहब को बोला उन्होंने कि जनरल साहब आपका ना बिल्कुल हार्ट क्लियर है, कोई ब्लॉकेज नहीं है। तो जनरल साहब बड़े कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ आप बड़े सीनियर अफसर हो, आप जाके तसल्ली कर लो, टेस्ट करा लो, अगर आपका टेस्ट में निकलता है कि ब्लॉकेज है तो आपका तो डेट फिक्स्ड है, आप अपना ऑपरेशन करा लेना। मगर अगर वो आपका क्लियर है तो फिर आपका कल्याण हो गया। तो जनरल साहब वापस जाते हैं, बड़े थोड़ा शर्मते शर्मते अस्पताल जाते हैं और उनको बोलते हैं कि ऐसे ऐसे आप हमारा टेस्ट करो। तो उन्होंने कहा है कि बड़ा एक्सपेंसिव टेस्ट है, ऐसे नहीं है, आपको 10,000 रुपए का खर्चा पड़ जाएगा। तो 2 दिनों ने टेस्ट कर लिया, आप क्यों कराना चाहते हो? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने हीलिंग कराई है, तो उसका मेरे को लगता है कि मैं ठीक हो गया हूँ। तो उन्होंने वो टेस्ट किया और उसमें से 0 ब्लॉकेज निकला। तो वो सब हैरान हो गए। उन्होंने फिर पूरी डिटेल में स्टोरी पूछी कि गुरुजी कौन है, कहाँ पे हैं। उनके पैसे भी रिटर्न कर दिए, वो जो एडवांस दिया था 1,40,000 वो भी रिटर्न कर दिया, जो 10,000 वाला टेस्ट था उसका भी पैसा नहीं लिया। और फिर अगले दिन वो जनरल साहब के साथ डॉक्टर त्रेहन और उनके सब डॉक्टर्स गुरुजी के यहाँ पहुंचे। खैर उन्होंने भी गुरुजी से ब्लेसिंग ली, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये गुरुजी का क्या सिस्टम है। मगर द पॉइंट आई एम टेलिंग यू, ये जो एक दूसरा मैंने सत्संग सुनाया कि ये दोनों एक फौजी थे, मैं भी फौजी, वो भी फौजी, सब पढ़े लिखे डिसिप्लिन एनवायरनमेंट के लोग। और फिर भी हमने एक गुरुजी के साथ जुड़े, हम एक गुरुजी से हमने ब्लेसिंग ली और गुरुजी ने हमको हील किया। ये 2 मैंने आपको मेडिकल के सत्संग सुनाए। मैं और सुनाता हूँ आपको सत्संग जो दे आर ऑफ डिफरेंट नेचर। तो मैं एक बार हम और मेरा एक दोस्त है, वो भी गुरुजी के साथ जुड़े हुए थे, वो भी पायलट थे, वीआईपी स्क्वाड्रन के सीओ थे दिल्ली में, जो पार्लर में वीआईपी स्क्वाड्रन है उसके सीओ थे। तो उन्होंने एक दिन कहा कि मेरी एक ट्रेनिंग फ्लाइट बन रही है, मैं सोच रहा हूँ कि ट्रेनिंग ही करनी है, तो जलंधर चल जाते हैं, वहां पे आदमपुर में लैंड करेंगे और वहां पे गुरुजी के यहाँ पे दर्शन भी करके आ जाएंगे, मेरी ट्रेनिंग भी हो जाएगी और तो सब। तो हमने कहा बहुत अच्छा आइडिया, मैं भी चलूंगा। तो फिर फिक्स हुआ, नवंबर का महीना था, सर्दियों के दिन थे। फिक्स किया कि 8 o'clock हम टेक ऑफ करेंगे। हम जाके जहाज में बैठ गए, पीछे मैं एज ए पैसेंजर, वो पायलट थे। तो उन्होंने, जो हम जहाज में बैठे तो एक विजिबिलिटी ड्रॉप हो गई, तो बिल्कुल विजिबिलिटी तकरीबन 0 के करीब हो गई, जो सर्दियों में कई बार दिल्ली में होती है। तो हमने क्या किया था, एक दिन पहले ही किसी सेवादार से पता किया था जलंधर में कि ऐसा ऐसा गुरुजी वहां हैं क्या। तो उन्होंने कहा हैं। तो उन्होंने कहा कौन है, तो हमने अपना नाम बता दिया। तो हम ऐसे ऐसे जहाज में आएंगे हम गुरुजी के यहाँ दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने गुरुजी को बता दिया था कि आने वाले हैं। हमें नहीं मालूम था कि गुरुजी को पता है कि हम आ रहे हैं। खैर उस दिन जब विजिबिलिटी फाइनली क्लियर हुई, 12 सवा 12 बज चुके थे, उसके बाद हम टेक ऑफ किए तो 1:30 बज गया। आदमपुर पहुंचे, बाय द टाइम हम गाड़ी वोड़ी में बैठ के गुरुजी के यहाँ पहुंचे तो 3 बजे के बाद हम पहुंचे, 3 साढ़े 3 बजे के करीब वहां पहुंचे। तो गुरुजी अपने चेंबर में रेस्ट कर रहे थे, हॉल खाली था, उस जमाने में हॉल खुला था, कोई गेट बंद नहीं था। तो वहां पे 2-3 लोग बैठे हुए थे जो गुरुजी के भगत थे, मगर वो अपने घर नहीं गए उस दिन, दोपहर को वहीं बैठे रहे, भजन चल रहे थे उस टाइम। तो 4 बजे के करीब गुरुजी अपने चेंबर से निकलते हैं, वो रेस्ट कर रहे थे। तो उन्होंने देखा हम आ गए हैं, तो इमीडिएटली हम उठ के खड़े हो गए, उनके पांव छुए। तो गुरुजी ने कहा वो आ गए हो, इन्नी देर कर दी। मैं कहा हाँ गुरुजी कोई प्रॉब्लम हो गई थी। नहीं मैनू ना दसो, मैनू सब प्रॉब्लम पता है, आई नो व्हाट यू ऑल हैव gone through. So we quietly thereafter sat down and bhajans were going on. Guruji was doing some sort of talk. We were just 4-5 people. गुरुजी कुछ बातें मुद्दे करते रहे, दिल्ली के बारे में पूछते रहे। तो अराउंड हम जब आदमपुर में लैंड किए थे तो हमको स्टेशन कमांडर ने कहा था कि आप अगर वापस जाना है तो आपको 6 बजे से पहले टेक ऑफ करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ नाइट फ्लाइंग की फैसिलिटी आज के लिए नहीं है, और इसलिए हम आपको उसके पहले नहीं जा सके, तो फिर आपको कल सवेरे जाना पड़ेगा। तो अराउंड 4:45 हमको लगा कि 5 बजे अगर हम गुरुजी के यहाँ से नहीं निकलेंगे तो 6 बजे टेक ऑफ नहीं कर सकते।
तो अराउंड 4:45 मैं घड़ी देखने लगा अपनी तरफ से, और गुरुजी मेरी तरफ देख रहे थे। उन्होंने कहा, चोपड़ा पहले इन्नी लेट आंदे हो, हुण घड़ी नहीं देखो। मैं कहा, नहीं गुरु जी, सानू कोई जल्दी नहीं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ I am, but actually honestly he was right. I was looking at the watch, thinking that we will be able to sort of go back. So we kept sitting, and then chai prasad, some other things kept coming, and then finally at around 8 o'clock गुरुजी ने कुछ इशारा किया अपने एक सेवादार को, वो 4 डब्बे लड्डुओं के और 2 साड़ियां लेके आया। तो गुरुजी ने कहा, चलो चोपड़ा हम तुसी लोग जाओ। So he gave us, two boxes of laddus and one sari for our wives. He said, आंटियां ਲਈ है, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। So I told Guruji, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੇਕ ਆਫ ਕੱਲ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। So once Guruji gives an order, you just reach Adampur around 9 o'clock. And when we enter, there is the base commander standing. He said to us that, some special commitment has come from Delhi. This night flying is now permitted. The runway lights are on, and if you wish, you can now leave for Delhi. And you won't believe it. So finally, we got airborne at around 10 o'clock. By 11:15 or so, we were in our homes in Delhi. So how Guruji had, connected the whole sequence, how he told us at 8 o'clock go. Normally, he would insist that we would have loved to have langar, but then to sort of, instead of langar, he said, okay, he gave us prasad in some other form. So see the many connections that got completed. So Guruji had obviously some powers to be able to visualize and predict what is in his sort of mind. With Guruji, a large number of VIPs, senior people, elderly VIPs used to come, and जब भी वो आते थे तो अगर मैं वहाँ होता तो मेरे को गुरुजी कह देते थे कि चल चोपड़ा इन्हां नाल गल्लां बातां कर। ऑफ कोर्स नॉट दैट मैं बहुत ज्यादा गुरुजी के यहाँ जाता था, क्योंकि मेरी जगह जगह पोस्टिंग्स थी। जब भी आता था तो कभी मैं उनके पास जरूर गुरुजी के यहाँ जाता था। तो वहां पे मेरे को बहुत ही लोगों से मिलने का मौका मिला और अपना सत्संग सुनाने का मौका मिला। जब गुरुजी कहते थे कि इनको कहानियां सुनाओ, मतलब कि सत्संग सुनाओ। सो आई रिमेम्बर वहां पे भजन लाल, मायावती, बीपी सिंह, ऐसे बहुत लोग आए, TN सेशन, जिसके साथ गुरुजी ने मुझको इंटरेक्ट करने के लिए कहा। जब भजन सिंह तो सीधे साधे थे रिलेटिवली, एटलीस्ट हम लोगों के सामने, तो उनको जब मेरे को बोला गया तो मैंने सुनाया उनको सत्संग, तो उन्होंने चुप करके सत्संग सुना, डिड नॉट रिएक्ट। बट व्हेन मायावती केम एंड गुरुजी सेड इन्हां नूं मेरे चैम्बर चले जाओ तो उत्थे इन्हां नूं कहानियां सुनाओ, तो मैं आई टुक हर देयर। सो शी वाज अ लिटिल a little fussy. She was first questioned me, who are you and why are you why Guruji asked you to narrate to me, and she didn't want to sit on the floor because Guruji का चैम्बर एक सिंगल बेड 10 by 10 रूम था, नीचे चटाई बिछी होती थी, एक कुर्सी होती थी। तो अब वहां पे मैं तो जाके जमीन पे बैठ गया लाइक अ गुड गुरुजी का भगत। बट वो मायावती कहने लगी मैं तो नहीं नीचे बैठ सकती। तो मैंने कहा आप जहां भी ठीक समझो बैठो, मैं तो जमीन पे बैठ जाऊंगा। फिर एनीवे सम बडी हैड अकम्पनीड हर, सो वो अंदर से कोई एक मुड़ा वगैरह ला के दे दिया, तो मायावती वहां बैठ गई। बट ऑल थ्रू द कन्वर्सेशन आई कुड फील दैट शी हैज कम मोर टू टेस्ट रादर देन कि वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने आई। मेरे को नहीं मालूम वो कभी दोबारा आई कि नहीं, मगर जब 3 सेशन आए तो मुझे लगा कि 3 सेशन एक बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, उन्होंने बहुत दुनियादारी देखी हुई थी और एक बड़े भारी इलेक्शन कमिश्नर थे। तो जब वो आए तो एक कोने में खड़े थे, उनके हाथ में एक कॉपर का लोटा था, उनको पहले से ही किसी ने बोल दिया था कि कोई एक कॉपर का लोटा ले जाना। जब मैंने 3 सेशन से बातें की तो मुझे लगा कि दो ही हैड मेनी डाउट्स कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, मगर I could make out that he was genuinely interested in knowing what is happening. So why I am telling you this is कि गुरुजी के यहाँ बहुत लोग आते थे और जितने भी लोग आते हैं रहे, आधे लोग टेस्ट करके चले जाते थे, शायद कई तो वापस नहीं आते थे, मगर बहुत लोग जो थे वो जुड़ जाते थे। और आज आप जानते हो कि गुरुजी की संगत की किलोमीटर किलोमीटर की लाइनें हैं कारों की,
तो अब यू कैन इमेजिन कि बाकियों की लाइनें कितनी लंबी हैं. So it was, Guruji was so very much popular. I remember VP Singh, Prime Minister VP Singh coming, and and some presidents etc. also came. एक ना गुरुजी बड़े कंसिडरेट थे. उनको पता था ये जो फौजी लोग हैं अपनी दूर से पोस्टिंगों से आते हैं, हफ्ते के लिए आते हैं, अपने दोस्तों को भी मिलेंगे, अपने सीनियर्स को भी मिलेंगे, किसी के साथ विस्की भी पीनी है इनको. गुरुजी को सब मालूम होता था. तो जब भी मैं बाहर से दूर से आता था, एक दो बार मैं अब्रॉड पोस्टेड था, वहां से जब मैं आया तो गुरुजी पहले ही पूछ लेते थे कितने दिन लिया है. मैं कहा गुरुजी एक हफ्ते ली, 2 बार बस मेरे को आना है, तो 5 बार जाके दोस्ताना विस्की पीनी है. ही वुड स्पीक लाइक दिस. So he was very considerate, not only for us on this count, but for everybody else whosoever. So on this considerate thing, I must tell you that especially जब ladies गुरुजी के यहाँ आती थी और लेट जाती थी 9:30-10 अंधेरे में, खास करके जब वो ये एवलॉन रिसोर्ट्स में गुरुजी का मंदिर था, बहुत साल उधर रहे गुरुजी ये MG रोड के ऊपर. तो वहां पे जब खास करके उस जमाने में मेट्रो नहीं होता था ये इतनी, अब तो दुकानें वगैरह बहुत कुछ बन गया वहां पे, तब वो बिल्कुल सूनी सी पतली सी सड़क होती थी. तो वहां पे गुरुजी वहां से किसी को भी अकेले नहीं जाने देते थे, खास करके लेडीज को. कई लेडीज अकेली आती थी. तो एक लेडी थी दीपिका, वो एक दिन 10-10:30 का टाइम था, गुरुजी के मेरे आगे खड़ी थी, वो गुरुजी परमिशन लेने के लिए. तो हम भी लाइन में लगे हुए थे गुरुजी के परमिशन लेने के लिए. तो जब उन्होंने पाँव छुए तो गुरुजी मैं चल रही हैं. उन्होंने क्या गुरुजी को, गुरुजी नहीं बह जाए थे, अजय जल्दी की है तेनों. वो कह रहे गुरुजी मैं कल ही आई. कहते कोई गल नहीं, मैं तेनों किसी नाल भेजांगा. सो ही मेड हर सिट there, and just behind her was me. So he said Chopra ja ena naal auntie naal gallan baataan karo. So I went and sat next to her, and she started the conversation. और फिर बातों बातों में उन्होंने पूछा मेरे से कि आप कहाँ के हो. मैंने कहा कपूरथला का हूँ. तो उन्होंने कहा अरे कपूरथला में तो मेरी बहन रहती है. मैंने कहा कमाल है. मैं कहा कपूरथला तो एक छोटा सा शहर है, और अगर आपकी बहन है वहां रहती तो अगर नाम बताओगे तो मैं शायद उनको जानता ही होऊंगा. तो उन्होंने जब नाम बताया तो वो मेरी मदर का नाम था. तो मैंने कहा देखो गुरुजी ने कैसे हमको दोनों को साइड बाय साइड बैठा दिया. मैं उस लेडी को कभी मिला नहीं था, वो मेरी मदर की फर्स्ट कजन थी. मैंने कभी नहीं उनको लाइफ में देखा था, मगर वो अब मेरे साथ बैठी थी. तो अचानक फिर हमने खूब सारी बातें करनी शुरू की. मैं तो उनसे पूछा, मैंने कहा आपका नाम क्या है. तो उन्होंने बोला कि गोगो. मैं कहा यहाँ पे तो सब आपको दीपिका बोलते हैं. तो कहते हैं हाँ मेरा पेट नेम गोगो है, तेरी माँ मेरे को गोगो ही बुलाती है. मैंने कहा अच्छा. तो देन मेरे दिमाग में एक फ्लैशबैक आया कि मैं जब छोटा था क्लास 6 में, तो मैं कलकत्ता गया था अपनी मदर के साथ एक हॉलिडे के लिए. और वो जिसके घर में हम रह रहे थे, तो वहाँ पे जो ये मेरी मदर और उनकी कजन वगैरह जो थी, वो सब एक लड़की की बातें करते थे. वो लड़की का नाम गोगो था, और वो लड़की के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, और कह रहे थे किसी हॉस्टल में पढ़ती है वो. तो अब वो जो गोगो के बारे में मैंने सुना था जब मैं क्लास 6 में था, और उसके बारे में सारी लाइफ सोचता रहा कि क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी बातें मैंने सुनी थी, मगर मैंने कभी उसको देखा नहीं था. और वो आज मेरे साथ बैठी है, और गुरुजी ने वहां जुड़वा दिया है मेरे को. तो देखो गुरुजी ने एक और, मैं फैसेट आप लोगों को बता रहा हूँ कि गुरुजी के कितने ही फैसेट थे, और इस फैसेट से वो कैसे लोगों को जोड़ देते थे. और वो दीपिका और आज तक हम ऐसे जुड़ गए हैं कि वी आर एब्सोल्युटली लाइक वेरी 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 क्लोज फैमिली मेंबर्स. तो गुरुजी के और बड़े फैसेट थे. एक बार हम यहीं पे दिल्ली में ही पोस्टेड थे तब. तो दोपहर को मेरी वाइफ ने कहा कि मेरे को सपने में गुरुजी नजर आए, और गुरुजी ने स्नीकर्स पहने हुए हैं, ट्राउजर्स पहनी हुई है, और हाफ शर्ट पहनी हुई है. और मैंने कहा अच्छा. मैंने कहा ऐसे तो हमने कभी देखा नहीं है. तो कहती है चलो आज गुरुजी के यहाँ चलते हैं. मेरी वाइफ ने कहा. मैंने कहा चलो चलते हैं गुरुजी के यहाँ पे. तो हमने कहा चलो जल्दी चलते हैं. तो हम 4 बजे ही गुरुजी के हम पहुंच गए एवलॉन रिसोर्ट्स में. दरवाजा बंद था क्योंकि वो नॉर्मली 5 बजे के करीब खुलता था दरवाजा. तो हम बाहर बैठे रहे, और कोई और भी 1-2 लेडीज बैठी हुई थी जो भी पहले हमारे जैसे आ गई थी. तो अचानक दरवाजा खुलता है, गुरुजी दरवाजा खोलते हैं अंदर से, और वही पैंट, स्नीकर्स और हाफ शर्ट में गुरुजी.
मैंने कहा कमाल है, मैंने कहा देखो यही सपना मेरी वाइफ को आया है आज, और वही ड्रेस में गुरुजी यहाँ सामने खड़े हैं। तो हमने बताया गुरुजी ऐसे ऐसे सपना आया मेरी वाइफ को, और उन्होंने ये कहा कि तिल्ले आपको पता नहीं है, मैं तो हाफ शर्ट ट्राउजर्स और स्नीकर्स बॉडी बार पहनता हूँ, अंदर आ जाओ उन्होंने बोला। तो अंदर एक साइड बोर्ड था, गुरुजी ने थोड़ी छलांग मारी और उसके ऊपर चौकड़ी मार के बैठ गए, और उन्होंने मेरे को और मेरी वाइफ को अपनी बाजू में, एक एक बाजू में पकड़ के, तो 3-4-5 मिनट ऐसे बातें करते रहे। तो हमको तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग लगी, गुरुजी ने अपनी बाजुओं में हम दोनों को पकड़ा हुआ है और हमें हमारे से पंजाबी में बातें कर रहे हैं। उसके बाद गुरुजी अंदर चले गए, हम बैठ गए, भजन शुरू हो गए। थोड़ी देर बाद वो अपना रोब के अंदर आए। तो मैंने फिर आपको एक और उनका फैसेट बताया कि गुरुजी सपनों में आते थे लोगों के। मैं तो हमारे तो साथ एक बार हुआ, बहुत लोग हैं जिनको अगेन एंड अगेन सपने आज भी आते हैं गुरुजी के। So Guruji ke powers was to get into us, get into our bodies. मैंने 6-8 महीने के बाद जब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो गया था, तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरे को एक बात बताओ, बहुत लोग यहाँ पे आते हैं जो कितने महीने से आ रहे हैं, सालों से आ रहे हैं, उनको तसल्ली नहीं है कि उनकी आप क्योर कर रहे हो, आप ब्लेस नहीं कर रहे हो उनको। पर मैं जब आया तो आपने विद इन 45 सेकेंड्स ऑफ माय प्रेजेंस इन योर मंदिर आपने मेरे सिर पे हाथ रख दिया और मेरे को ब्लेस कर दिया। तो ये कैसे, मतलब मेरे को ये लॉजिक नहीं समझ आई कि आपने मेरे को ऐसे जल्दी कैसे ब्लेस कर दिया। तो उन्होंने कहा मैं तेरे को समझाता हूँ कि ये सारी क्या लॉजिक है। कहता है कि जो गुरु होते हैं ना, गुरु हर डायरेक्शन में अपनी एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। अब आप मंदिर में आते हो, गुरु हर तरफ, गुरु बीच में बैठा है, वो सब कुछ रेडिएट कर रहा है, मगर सवाल है कौन उस रेडिएशन को लेके अपना भला करा लेता है, अपने आप को हील करा लेता है या अपने आप को ब्लेस करा लेता है, वो इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट है। कहते हैं जिस दिन आप अंदर घुसे, गुरु की एक्सरे विजन होती है, उसको गुरु को पता लग जाता है कि कौन सा आदमी या इंसान मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जिसका एंटेना बिल्कुल फोकस्ड है मेरी रेडिएशन को लेने के लिए। कहते जिस दिन आप आए, मैंने इंस्टेंटली समझ गया कि ये इंसान मेरी रेडिएशन लेने के लिए फुल्ली रेडी है, और मैंने सारी की सारी अपनी रेडिएशन आपके तरफ भेज दी, जैसे एक रेडार एंटेना के साथ अपनी रेडिएशन एक फोकस डायरेक्शन के साथ भेजता है, और आपका एंटेना बिल्कुल तैयार था उस रेडिएशन को लेने, इसलिए आप फुल्ली हील हो गए। तो ये मैं समझता हूँ जरूरी आप सबको बताना, क्योंकि मेरे साथ गुरुजी बहुत कन्वर्स करते थे। जब भी जाता था, कम ही जाता था, ये नहीं मैं जहां से पोस्टिंग से आता था, बट जब भी जाता था गुरुजी के बिल्कुल चेयर के बिल्कुल साइड में बैठता था, और इट यूज्ड टू गिव मी अ चांस कि गुरुजी कुछ इंटरेक्शन किसी के साथ भी कर रहे हैं, हम भी सुन लेते थे, या कभी हमारे साथ भी बीच में कभी इंटरेक्शन कर लेते थे। वी यूज्ड टू फील वेरी ब्लेस्ड। तो ये आई थॉट आई मस्ट टेल यू कि ये जो एंटेना वाली बात जब गुरुजी ने मेरे को समझाई, तो मेरे को बिल्कुल समझ आ गया कि जुड़ना ही स्टार्टिंग पॉइंट है। दिस इज ट्रू फॉर नॉट एनी गुरु, इट्स ट्रू फॉर एवरीथिंग इन आवर लाइफ। हम सारे जीवन में कुछ भी करते हैं, अगर हम चीज के साथ जुड़े नहीं अपने फेथ के साथ, तो कुछ भी आपका रिश्ता हो, कुछ भी हो, वो आगे नहीं चल सकता। तो इसलिए गुरु के साथ आज भी कोई जुड़ रहा है, गुरु के साथ मंदिर में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, भजन सुन रहा है, वो जुड़ाव होना बहुत जरूरी है। एक और बात थी जो अक्सर गुरुजी बहुत लोगों को, मेन विमेन सब तरह के लोगों को वो कहते थे मेरे पाँव दबाओ, या बुला लेते थे आओ मेरे पैर दबाओ, इशारा करते थे, समझ जाते थे सब लोग कि क्या कह रहे हैं गुरुजी। या किसी को बोल देते थे मेरे शोल्डर दबाओ, बाजू दबाओ, हाथ दबाओ, थिंग्स लाइक दैट। So a lot of people were confused कि ये गुरुजी क्या करा रहे हैं, why is he telling? Sometimes it was women who were pressing his feet, and people used to जो अच्छी तरह गुरुजी को समझ नहीं पाए, वो सोचते थे क्या करा रहे हैं गुरुजी हमको। तो मैंने एक दिन गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी आपने मेरे से 2-3 बार अपने पाँव दबाए, और मेरी जो वाइफ है और मेरी बेटियां हैं वो बड़ा एनवियस फील करती हैं कि आपने उनको कभी नहीं बोला गुरुजी आपको दबाने के लिए, आप तरह तरह के लोगों को बोल देते हो, मगर हमारे से बहुत ज्यादा कईयों को बोलते थे। जैसे अरुण शौरी हैं जो मिनिस्टर थे, उनसे गुरुजी तकरीबन हर बार मैं देखता था उनसे जरूर अपने पाँव दबाते थे।
तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा ये क्या लॉजिक है कि आप बड़े सिलेक्टिवली लोगों से पाँव दबाते हो? तो गुरुजी ने मेरे को बताया कि ये जो मैं पाँव दबाता हूँ उसके 2 रीजन। एक तो कहते हैं कि जब मैं, जो गुरु है ना वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, कहते हैं ये सारा दुनिया जो है ना ये एनर्जी ट्रांसफर पे चल रही है, एक बैलेंस है एनर्जी का। अगर एक एनर्जी देता है तो दूसरा लेता है, तो दूसरे को लेने के लिए किसी को देनी है वो एनर्जी, कहते हैं वो गुरु दे रहा है, गुरु एनर्जी दे रहा है दूसरे को, और वो जब एनर्जी दे रहा है तो उसका एनर्जी लॉस हो रहा है, उस एनर्जी लॉस के साथ उसके बॉडी में मसल पे थकावट है, तो वो थकावट दूर करने के लिए मैं दबाता हूँ। कहते सेकेंडली, जिस इंसान से मैं पाँव दबा रहा हूँ उसको एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, उन लोगों से मैं ज्यादा दबाता हूँ जिनको मेरी एनर्जी ट्रांसफर की ज्यादा जरूरत है। तो तब मेरे को लॉजिक समझ आई कि मेरे से भी ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम्स थी, उनसे बहुत ज्यादा गुरुजी पाँव प्रेस कराते थे। सो दिस इज अनदर एस्पेक्ट आई थॉट आई विल मेंशन, कि ये जो प्रेसिंग फीट वाला सिस्टम था गुरुजी का, इसका भी कोई लॉजिक थी, और ये लॉजिक उन्होंने मुझको खुद समझाई। फिर गुरुजी की नॉलेज बहुत थी। अब मेरे को तो पता नहीं है वो अपना स्कूल वगैरह कुछ पढ़ाई किया कि नहीं, फॉर्मल उनकी एजुकेशन थी कि नहीं, कौन जिस डुगरी गांव के थे, तो उन्होंने बड़े साल तपस्या की थी माउंटेन्स में जाके, तो आई वाज नॉट क्लियर, बट उनकी नॉलेज बहुत थी, हर सब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ बोल देते थे। बड़े बड़े अफसर आते थे तो उनको उनकी डिपार्टमेंट के बारे में बता देते थे। तो एक दिन एक लेडी आई, उसके साथ उनकी 3 बेटियां थी, obviously she was some royal family from Rajasthan, I don't know who she was। तो जो आए तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली गुरुजी के साथ बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि शायद गुरुजी इनको पहले से जानते हैं, तो गुरुजी ने उनको 1 मिनट में बोल दिया, चलो तुसी मेरे चैम्बर च चलो। So those 4 people, the mother and the 3 daughters, they went to the chamber, and I was sitting nearby। So Guruji told me, "Ja Chopra, tum ye na naal ja, to ina nu apni kahaniyan suna." So I went with these ladies। So the moment I reached there, I started narrating my satsang, and before I had even narrated for about a minute, Guruji himself walked in। So I thought that is an indication that I must leave now the room, because I was to narrate and Guruji himself has come. But Guruji said, no, you stay here. So I stayed, and then Guruji started conversation with the daughters, and she said, "Ki kar rahi ho?" So one of the girls said, "Ki main honi hai, I've finished the exam for BA Eco Honors." तो गुरुजी ने कहा, अच्छा इको ऑनर तो कैसा हुआ? गुरुजी पता नहीं है, फिर पास हो जाएंगे पता नहीं है गुरुजी। तो कहते चल ठीक है, तो तेरा 3rd ईयर सीगा, मैं आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस अबाउट योर 2nd ईयर इको ऑनर्स टेस्ट, एंड इफ यू कैन आंसर देम देन चांसेस आर दैट यू विल पास। तो शी सेड, सर प्लीज आस्क। सो गुरुजी आस्क्ड 3 क्वेश्चंस ऑफ हर प्रीवियस ईयर्स कोर्स, and eco honors is not a simple subject। ये कोई इंग्लिश या कोई और सब्जेक्ट हो तो फिर भी आदमी हिस्ट्री वगैरह में भी पता है कि किसके बारे में पूछ सकते हैं, बट इको ऑनर्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। उसके 3 सवाल पूछे उस लड़की से, तीनों का वो जवाब दे ना पाई, और तीनों उस लड़की ने कहा कि वाकई ये प्रीवियस ईयर के थे। सो नाउ द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि देखो गुरुजी की इतनी नॉलेज थी कि वो एक पर्टिकुलर ईयर ऑफ इको ऑनर्स के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। Obviously he had some means of knowing much more than what most of us can know. I certainly would be able to say that. Another thing Guruji would do is also convey to the Sangat sitting around here through other means. I will give you an example. Once a lady in Greater Kailash, she was some 85 years old, in the neighborhood, she came and sat down next to Guruji and held Guruji's feet, and she said, "Guruji, mere gote gaye, mere ko means my knees are gone, please mere ko theek kar do." So Guruji just said, she said, "Auntie, umar kinni hogi tuhadi?" तो उन्होंने कहा जी 85 साल। तो गुरुजी said, "हुण 85 साल च नहीं गोडे थकणगे, दर्द करनगे, फिर कदों करनगे, तो की करनी है? भगवान दा नाम लेनी है?" कहंदी हाँ गुरु जी कदी कदी लेनी है। गुरुबाणी पढ़नी है? कहंदे नहीं पढ़दी। ओम बुर वासा आंदा है, नहीं पढ़दा।
So whatever he asked, the things जो normally elderly लोग अपने घर में किसी फॉर्म में पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, कुछ किताब वगैरह अमृतवाणी या जो भी पढ़ते हैं, वो कुछ नहीं करती. तो गुरुजी ने कहा, हुन इथो उठो, हुन सुबह कर जा, and every day go and do some prayers, connect with God in some form, and don't waste your time and coming here and telling me कि मैं कहते आपके घुटनों की मालिश करनी शुरू कर दूं यहाँ पे. So the point he was making is, learn to connect with God in some form and do things appropriate for your age, and don't keep coming for seeking healing without putting any effort, seeking the healing from a guru or from a doctor. In Guruji's time, there were a lot of late night sessions Guruji used to do. I happen to be privileged कि कई बार मेरे को, और गुरुजी खुद डिसाइड करते थे, जब आप परमिशन लेते थे 9:30-10 बजे लंगर के बाद, तो गुरुजी कुछ लोग उनको बोलते नहीं इत्थे बैठ जा, means that you carry on staying here. So there were many occasions when I and my wife and our children, whoever was me, were asked by Guruji to stay on. These sessions were lesser number of people, 25, 20 people who used to be left. And there used to be the normal bhajans. Sometimes somebody will be asked to sing some song, somebody will be asked to dance, so all kinds of things used to happen. Another round of food will be served, later on, maybe some laddus or something else will be served late in the night, and another round of tea, coffee at night. So 1 o'clock, 2 o'clock, such sessions were there. They were very peculiar, but of course there's nothing to say about. It was another form of Guruji transferring his blessings to all of us. I must tell you that Guruji was very fond of two set of people. One was Faujis, and the second one was doctors. I asked him once. I used to converse with him, as I said, on everything which was in my mind. I used to ask him very, very frankly, Guruji, why is it that you like Faujis and doctors so much? So he told me something. He said, for anybody to get cured from a guru, the starting point is the person should be disciplined, focused, and with a clean heart. He says this is one thing in Faujis, because they are taken into Fauj when they are very young, and then they are molded, disciplined, made patriotic, nationalist, whatever. इतना उनको शुरू से ही आप, and you're disconnected from the rest of the society, so you're relatively pure. So it is much easier for me to cure. And as far as doctors are concerned, he says, most of the doctors, when it comes to their own treatment, they will go to some alternate healer, because उनको पता है कि उनकी जो allopathic system है उसकी limitations है. He says आपको doctors after a point will tell you किसी और के पास जा. जैसे आपको जब हेपेटाइटिस हुआ तो आपको डॉक्टर ने कहा आप alternate healing करो, because उनके पास कोई cure नहीं था. So he says when a doctor comes to me, that again is a proof that he realizes that there are limitations of his normal system of treatment. So that is why the doctor is sort of coming, and that is how I sort of get to like them, or they connect with me in much larger numbers, and which is a fact. गुरुजी के यहाँ पे डॉक्टर्स और मिलिट्री वाले बहुत जुड़े हुए थे, अभी भी जुड़े हुए हैं बहुत लोग, बहुत सेवा भी कर रहे हैं. ऑफ कोर्स हर तरह के लोग जुड़े हुए हैं, ऐसी नहीं बात है. So the other thing he told me कि गुरुजी ने एक बार मेरे को ना पूरा अपना सिस्टम एंड लॉजिक बताया कि जो गुरु के पास लोग आते हैं. He says जब आपको गुरु से आने से पहले क्या क्या स्टेजेस होती है आपके पास. इससे जब आपको सिर दर्द हुआ या छोटी सी प्रॉब्लम हुई तो आप अपना मेडिसिन बॉक्स खोलोगे, वो एनासिन, एस्प्रिन, जो भी डिस्प्रिन कुछ ले लोगे आप, और उससे आप ठीक हो जाओगे. लाइफ गोज ऑन नाउ. जब कभी वो सिर दर्द 3 दिन नहीं ठीक होगा तो आप हाउस डॉक्टर या अपना फैमिली डॉक्टर है उसको फोन करोगे, उसको कहोगे तो वो फैमिली डॉक्टर कहेगा नहीं इसके साथ ये भी ले लो, पैरासिटामोल, या कुछ और बोलेगा.
फिर 3-4 दिन आप चलते जाओगे, आपकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, तो फिर वो कहेगा कि आओ थोड़ी ये ब्लड टेस्ट डालो. So some tests will be done, everything will be clean, and then doctor will say, don't worry, but your problem is not solved. Then the next step will be that he'll send you to a specialist. Then you will go to specialist, take an appointment, pay the money, stand in the queue. 2 घंटे के बाद बारी आएगी, फिर वो डॉक्टर कहेगा ये करा लो, MRI करा लो, कुछ करा लो, एक्सरे, कुछ 10 चीजें करा देगा. ऐसे करते करते आपके 5-6 महीने लग गए, खूब पैसा खर्च लिया, खूब लाइनों में लग लिए. जब सब कुछ आपको नजर नहीं आता, MRI ये करने के बाद प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही, तब आप गुरु के पास. So you have passed through all those stages before coming to Guru. And when you come to a Guru, no appointment, free, come at your own time, free Pani Prasad, free Langar Prasad, free Chai Prasad, free bhajans, free environment, good place to sit, hall ke andar air conditioner, you name it. Everything is in place at your pace, and you are getting what you want. And all you are needing is blessings. So here when you come, after 6 months of going through everybody, you are looking for instant relief from it, which is unfair. He said, you have to first connect, you have to, listen to the bhajans, you have to connect. He says, many of them come here. Even today, I see many of the people who come to Bada Mandir, they are on a picnic, the family picnic. They are gapshap maar rahe hain. कोई भजन नहीं सुन रहा. Of course, many लोग, बहुत लोग सुन भी रहे. What I am saying is that they come for an outing. It's like going to a restaurant. So Guruji was saying that, Baba, when you are coming here, you're coming at your own, once in 6 months, 2 months, 1 month, 1 week. That's all you will come. You will not come here every day. So come with that faith, come with that connection, and then, everything sort of, will fall in place. एक दिन मैं गुरुजी के यहाँ आना था, तो मेरे को सोच रखा था कि मैं उतने बजे पहुंचूंगा, और I was getting very late for some reason. मैंने कहा कार तेज चलाऊंगा, जल्दी पहुंचूंगा. You won't believe it. There were 12 crossings with lights. All 12 were green. All 12 were green. And I reached there, and I told this to Guruji. I said, Guruji, आज मैं लेट हो रहा था, और मैंने सोचा कि पता नहीं कैसे मैं पहुंचूंगा, और मैंने but all lines agree. And Guruji told this to some people, that he says, even this aspect he's controlling. That the lights are going green. I mean, some of you may laugh listening about this, but this was the kind of things we people who have been connected very closely with him, have experienced. I must tell you another little story. My father, my mother, the full family had also got connected with Guruji, and they would also come. जब जलंधर में होते थे Guruji, because we belong to Kapurthala, तो वहां से आए थे. तो एक दिन गुरुजी ने मेरे फादर को बोला कि चोपड़ा, तेरा मैं करोड़ रुपए का मुंडा बचाता, means implying that he saved my life. So 1 करोड़ रुपए का मुंडा बचाता, ते तू कुछ मरले दे दे. Marla is the piece of land, and but my father actually never understood what he meant. My father was a little confused that maybe Guruji is asking for some property from me or things like that. What Guruji actually meant by saying that was to give dhan, means give some form of dhan. When they say marle, somebody has got 1,000 marlas, and out of it, if somebody says that 10 marle de de, means it's a form of giving, but my father never understood, and he sort of just ignored that thing. And you won't believe it. 6-8 months after that, my father's business started collapsing. He was a big industrialist, and slowly the whole business collapsed, and they went into debt, and there were a lot of people whom they had to clear up money. He had to sell all his land and property. It became nothing within the period of 2 years. So, but Guruji told me, I mentioned to Guruji, I said, Guruji, this is what has happened. He says, don't worry. He says, you brothers, 3 of you, have to make sure that your father lives the quality of life that he lived all his life.
If he was running 5 air conditioners in a house, all 5 ACs must run. If he is having 4 servants, he must have 4 servants. If he is having so-and-so brand of whiskey, he must continue to have that all his life, or whatever. Means, don't let his quality of life get affected. And touch wood, with the blessings of Guruji, the 3 brothers, they made that he lived a blessed life till his very last. So again, a facet to say that Guruji was always concerned to make sure that everything happens in the correct way. Now I'll just wrap up with the last 2-3 satsang. You know, Guruji moved on in 2007 into his new heavenly abode, and then, but we all remain connected. Guruji, before he passed away, used to tell us, Chopra, hai to dekhi age ki hona hai, ithe laina lagya karan gaya. To mere jaan de baad ithe laina lagya karan. And what a prediction he had done. लाइनों का तो अब हिसाब ही नहीं है, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं सारे वर्ल्ड के अंदर, हर सिटी में सत्संग हो रहे हैं. Oh, it is phenomenal, absolutely. So when I was an Air Marshal in the Air Force in 2012, I had gone to Gwalior, which was my original home base, and I was a Mirage 2000 pilot. So when a senior officer goes to his own home base, you normally traditionally fly a sortie. So the Mirage 2000 with the CO and I, we were flying in a 2-seater sortie, and when we got airborne, within about 5-7 minutes of our flight, we were at a height of around 11,000 feet. There was a big, banging noise in the aircraft engine, and the engine blew up, and there was some fire in the aircraft, and then we had to quickly get out of the aircraft. And the ejection is a very complex process. It involves some 19-20 rockets and cartridges which must fire in a particular sequence, and everything must happen very correctly. And a lot of things happen to you because the forces applied on you during an ejection are phenomenal, absolutely. And few seconds that we had, of course, you quickly tighten your strap so that your ejection is absolutely safe. But there are some thoughts which go into your mind, and 2 thoughts that came to me in my mind. The first, of course, was that it was test of my life's training and my physical fitness that I should eject and yet be absolutely safe. And the second thought that came to me, I said, Guruji, this is the day you have to put your hand on my shoulder once again, because that's very important. At my age, it can be very dangerous. Guruji was extremely kind. I went through that ejection through such a huge amount of forces. And I say with pride that I'm sitting absolutely with my neck and back absolutely straight, all because of the blessings that Guruji had. He put his hand on my shoulder once again for the second time that day. Of course, he has been putting his hand on my shoulder and head, and of each one of you here who are connected with him every day of our lives. So, extremely blessed to be the only air marshal in the world to have ejected from fighter aircraft and be absolutely safe. गुरुजी के यहाँ पे हम जब जाते थे तो गुरुजी के अंदर से एक fragrance निकलती थी. This fragrance was a very peculiar fragrance, and those of you who have felt it, I'm sure many of you have, felt that fragrance, smelled that fragrance. It was of roses of a different kind, not the kind of normal roses that we often, get the petals that we get in the market for our occasions. But it was a very, very peculiar, fragrance, and that fragrance, some of us, abhi bhi humko, कभी-कभी वो विफ हवा के अंदर से एक फ्रेग्रेंस आती है, कभी घरों में लोगों को अक्सर नहीं होता है, कभी-कभी आती है हमको. मेरे को तो गुरुजी के जाने के बाद टोटल इतने सालों में 8-10 बार आई होगी, मगर जब भी वो आती है, you get such a pleasurable feeling, such a nice feeling that that Guruji is passing nearby you, and that is the kind of fragrance. I want you all to know that Guruji is blessing all of us, all of you who are listening to the satsang, me who is narrating the satsang, the people who will listen to this recording one day, the people who are going to the Bada Mandir, people who are having Swarup of Guruji at their homes, who are some of them are making Chai Prasad at home by putting the
chai in front of Guruji's Sarup and things like that. We are getting blessed. We are blessed that we are connected with Guruji. And these two issues which Guruji mentioned to me, which I want to convey to all of you, it is the starting point is connection. Starting point is faith. That starting point is you. And it is you who has to connect with the Guruji, because Guruji is omnipresent. It's you are the ones who have to do, that effort. Every time that I went to Guruji, I used to be in constant eye connection with him. He was looking wherever he was looking, but I was looking at Guruji in his eyes. Well, I thought that's the way of getting the maximum energy that I can extract out of Guruji. एक बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील होते थे, वो कह रहे थे गुरुओं से blessings खोनियां पैंदी है. खोनियां means you have to steal the blessings, means you have to force the Guru to bless you. How you will force him is by connection. You connect in such a way that Guru wants to give you the blessing. So I think this is the gist of the whole thing. I want to thank Vasan uncle once again for blessing me by giving me this opportunity to narrate my satsang. It's the same satsang I narrated earlier. Every time I get a greater and newer pleasure to narrate my satsang, और मैं हर बार उतनी ही enthusiasm से ये सत्संग सुनाता हूँ. जय गुरु जी and thank you and God bless the Sangha. God bless. जय गुरु जी अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद इस राणा गुरुजी महाराष्ट्र जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से आपका बहुत बहुत जय गुरु जी. आपकी आवाज थोड़ी कट रही है आंटी. Okay, uncle, am I audible now? Yeah, you're much better. Am I audible? Yes. Am I audible now? Yes, you're audible. Okay, sorry for disturbance. Yeah, जय गुरु जी अंकल and बहुत बहुत धन्यवाद. शुक्राना गुरुजी महाराष्ट्र मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना. आपने इतनी अच्छी तरह से हर चीज उनके साथ जो बीती है, आपके साथ जो उनके साथ की जर्नी रही है, इतनी अच्छी तरह से बताई है कि एक एक चीज, एक एक उनका गुरुजी का शब्द हमारे अंदर उतरता रहा. और जो आपने लास्ट में जो Then your audio is gone. Yeah. आप म्यूट हो गए हैं शायद. अंकल अब आ गया नहीं क्या? हाँ, बस मेरी आपकी आवाज नहीं आ रही थी बड़ी देर तक, आप म्यूट हो गए थे. तो हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि आपने बहुत अच्छे से हर चीज हमें
गुरुजी के टाइम की जितनी भी अच्छी बातें बताई कि हमें पाठ करना चाहिए, हमें उनसे कनेक्ट होने के लिए हमेशा उनसे बस अरदास करनी है, ब्लेसिंग्स उनकी लेनी है, हमें उनसे जबरदस्ती लेनी है, जो आप कह रहे थे खोनी है। तो इस चीज का बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, हर एक आपका जो सत्संग इतना इफेक्टिव। तो हम सबको इन चीजों को एब्जॉर्ब करना है हमारी लाइफ में, जो जो गुरुजी आपसे बात करते रहे, आपको बताते रहे। वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत अमेजिंग सत्संग, और बहुत बहुत शुक्राना, बहुत दिल से शुक्राना है। थैंक यू अंकल, एंड फिर से आपसे मिलेंगे। जय गुरु जी। थैंक यू। जय जय गुरु। गुरु। जय जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। अब आज्ञा लेते हैं। आप सभी संगत जी आज्ञा ले लीजिए, गुरु जी से आज्ञा ले। सुरेश वासन अंकल,